जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कार्टिसोल, हार्मोन है कार्टिसोल। अगर आपको इंसुलिन और ग्लूकागॉन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से आता है तो इसका पढ़ना बहुत आसान है। तो एंजाइम का हार्मोन का नाम है कार्टिसोल। लो भाई ये क्या है, कार्टिसोल। ओके ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोकार्टिसोल, हाइड्रोकार्टिसोल। ओके अच्छा, ये बेसिकली देखिए ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं इसके दो हिस्से होते हैं। आपके किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ना ये पैदा करता है कॉर्टिसोल। ठीक है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिक 90% जो होता है ना ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। क्या मतलब है, इसका काम यही होता है कि हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, मेंटेन करना। किसका काम होता है, कार्टिसोल का। इसका दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्टिसोल। ये बेटा ज़रा याद रखिएगा, जो हम स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, डोप टेस्ट की बात करते हैं, तो वो यही होते हैं हाइड्रोकार्टिसोल। इसका मिस यूज़ होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल हम इसे पढ़ते हैं कि ये 90% ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना। 90% जो एक्टिविटी होती है इसको मेंटेन करने में वो कार्टिसोल प्ले करता है। ओके, ये भी स्टीरॉयडल इन नेचर होता है, स्टीरॉयडल इन नेचर होता है। तो इसका काम फिर क्या होगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। चलिए हम इसे देख लेते हैं कि ये आपकी बुक क्या कहती है। कहते हैं कार्टिसोल, कार्टिसोल इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोकार्टिसोल। एमसीक्यूज हो गया। दिस हार्मोन इज मोस्ट अबेंडेंट हमारे जिस्म में जितने भी हार्मोन पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा पैदा होता है। एंड एसेंशियल, ज़ाहिर है कि जो ज़्यादा होगी तो एसेंशियल तो है ना, हमारे जिस्म के लिए इतनी ज़रूरत है ना जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। एंड एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अबाउट 90% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने की एक्टिविटी का काम ये करता है। ओके, अब मैंने आपको पहले कहा था कि देखिए जी मेरे पास ग्लूकोज को मैंने बढ़ाना है, ग्लूकोज को बढ़ाना है, तो मैं ग्लूकोज को कैसे बढ़ाऊंगा, ये किसके अंदर था, ब्लड के अंदर। ओके ठीक है, तो देखिए एक हमारे सेल्स हैं ये हेपेटिक यानी कि हमारे लीवर में होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन हेपेटिक जो हमारे मसल में होते हैं। तो उनमें अभी हम ये पढ़ेंगे कॉर्टिसोल कैसे काम करता है। ओके अच्छा अब देखिए मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोज का लेवल किस तरह बढ़ सकता है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी मेटाबॉलिज्म को रोक दें। क्या कर दें, मेटाबॉलिज्म, यानी कि चले हम इसे ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ऑक्सीडेशन को क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। ठीक है मेरे बच्चे, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो आपके पास दो चीज़ें पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पैदा होता है वाटर और साथ में पैदा होता है एनर्जी। साथ में क्या पैदा होता है, एनर्जी। तो आपने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन को रोक दिया और ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। अच्छा एक दूसरे तरीके से कैसे बढ़ाएंगे, आपके पास है फैट। ठीक है ना, आप देखिए, और चलिए इधर से है प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमाइनो एसिड में। अब इसकी डी अमाइनेशन यानी कि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और फिर आगे फर्दर लीवर के अंदर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। इसी तरह फैट होगा तो फैट से फैटी एसिड और प्लस
ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल भी किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस समर को भी क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब जो एनर्जी हमें चाहिए, हमारे जिस्म को तो एनर्जी चाहिए है ना, है। अब एनर्जी तो ये रोक रहा है कि ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, तो सेल फिर एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा, फैटी एसिड से एनर्जी हासिल करेगा और कुछ ग्लूकोनेसिस से ग्लूकोज का अमल बन जाएगा। अब देखे ना, जब आपको सारी समझ आ गई कि जो कार्टिसोल हार्मोन है वो करता क्या है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कम कर देता है, कहाँ पे, जो मसल सेल में, ठीक है, ताकि ओके। फिर इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल बढ़ा देगा, कैटाबोलिज्म जो है वो प्रोटीन की बढ़ जाएगी, अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमल में क्या पैदा हो जाएगा, आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह फैट से, लिपिड से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पैदा होंगे और इन दो चीज़ों से ग्लूकोज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बेटा देखिए, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए ना, तो आप ऐसे ही सच लिख दें, आपको कुछ भी नहीं होगा कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी आपका पेपर NTS वाले लेते हैं, तो वहाँ पर तो चलता ही कंसेप्ट है, ओके। तो अब हम इसी तरह देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। वो बड़ा आसान तरीके से कहता है इफेक्ट ऑफ कार्टिसोल। तो सबसे पहले क्या होगा, इफेक्ट ऑफ कार्टिसोल ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओके। कार्टिसोल स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर, कार्टिसोल स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमल को इन द लीवर। मैंने बताया था ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। अच्छा, इन द लीवर बाय मोबिलाइजिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, हेपेटिक टिश्यू मसल में जो प्रोटीन उनको कन्वर्ट करती है, एंड बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम से सब कुछ होता है ना। तो ग्लूकोज का लेवल आपको बढ़ा दिया गया। फिर देखिए आपके पास कहता है इट डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन। अब दूसरी बात कर रहा है कि जो ग्लूकोज पड़ी है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना, उससे एनर्जी हासिल नहीं करनी। इट डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ये NAD ऑक्सीडेशन NAD की रोक लेता है, और जो विच इज नीडेड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। आपने ये बायोकेमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर फर्मेंटेशन में पढ़ेंगे, अगर NAD कम हो जाए तो ग्लाइकोलाइसिस का अमल रुक जाता है। ग्लूकोज पहले 3 कार्बन में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमारे पास NAD का होना ज़रूरी है। अगर NAD नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और NAD कहाँ बनता है, NADH से बनता है, ओके। तो जब NADH ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, तो NAD नहीं बनेगा। जब NAD नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस का अमल भी रुक जाएगा और वो यूटिलाइज नहीं होगा, ओके। एंड डिक्रीजिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जब तक सेल ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो फिर ये इसको भी इनहिबिट कर देता है। इसकी एंट्री जो है ग्लूकोज की, जो कि इंसुलिन लेके जाते हैं, उसको इनहिबिट कर देता है, ओके। समझ आ गई आपको। अच्छा, अब कहते हैं इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज। अब समरी बता रहा है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्लूकोनेजेसिस को बढ़ाकर, एंड डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज को कम कर दो, वो समरी बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। हम कहते थे ग्लूकोज का लेवल जब इंसुलिन की कमी की वजह से बढ़ जाए उसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो जब इस वजह से भी तो ग्लूकोज बढ़ रहा है ना, तो हम इसको कहते हैं एड्रीनल, तो ये कंडीशन इज नोन एज द एड्रीनल डायबिटीज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ द कार्टिसोल ऑन द
मेटाबॉलिज्म सिस्टम ऑफ द बॉडी और रिडक्शन ऑफ प्रोटीन स्टोर्स इन ऑल द ब्लड सेल्स। ठीक है, द प्रिंसिपल इफेक्ट, अब किस पे इफेक्ट हो द प्रोटीन, तो हमने क्या करना है, तो ज़ाहिर है कि प्रोटीन का सोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगी, अमाइनो एसिड बनेंगे, अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ये वही कह रहा है प्रोटीन स्टोर में कमी होती है। ऑल बॉडी सेल एक्सेप्ट दोज ऑफ लीवर, लीवर के सेल में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना, दिस इज काज्ड बाय द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है। ओके, वही बात कही है ना। तो ये यही चीज़ समझ आए तो आपको समझ आ जाएगी। फिर अगला है फैट मेटाबॉलिज्म। देखिए ये कहते हैं, आप देखिए ना, एनर्जी तो चाहिए है ना, इट मोबिलाइज फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज। कहा था ना कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इफ इंक्रीज फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड, तो फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री, फिर कहा था ना इसको ये यूटिलाइज करेगा और इससे क्या करेगा, एनर्जी हासिल करेगा। तो ये पॉइंट याद है ना, देखो फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड क्या कर रहा है, इससे एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। और ये जो है ना ग्लाइसरीन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है ना, फैटी एसिड भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नहीं समझ आई। अच्छा, फिर कहता है इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, कहता है इट प्रमोट सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्प्शन। ये एल्डोस्टेरोन वाला भी काम करता है, सोडियम को और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, रिटेन कर लेता है, इसको बाहर नहीं जाने देता फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। जब ये ऐसा करेगा तो सोडियम और वाटर का कंटैक्ट हो इन आवर बॉडी, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इंक्रीज द, लेके पोटाशियम को ये एक्सक्रीट आउट कर लेता है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो एल्डोस्टेरोन भी करता था, कि सोडियम क्लोराइड और वाटर की रिटेंशन करता था और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता था। तो ये भी वही, देखो वही काम कर रहा है ना। तो वो भी एड्रीनल कॉर्टेक्स ही पैदा करता था। कहाँ गया जी, ये मैंने बता दिया। ओके, अच्छा फिर क्या है, जर्नल इफेक्ट। देखिए, जब वाटर रिटेन होगा, सोडियम रिटेन होगा, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके अलावा भी ये एंजियोटेंसिनोजिन जो लीवर में एक प्रोटीन है, जो एंजियोटेंसिनोजिन 1 में, फिर 2 में, और 2 जो होती है वो ब्लड वेसल को क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है। जब ब्लड वेसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरे बच्चे समझ आ गए ना। तो इट इंक्रीज, तो कोई भी पूछ लेगा तो ब्लड प्रेशर जिसका भी कम हो रहा वो तो काम नहीं कर सकता ना, है। तो इसलिए कहते हैं ना, स्टीरॉयड जो है ना ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन, इट सेंसिटिविटी। अच्छा, और क्या करता है आपके जिस्म में, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये भी कौन पैदा करता था, ये पैदा करता था एड्रीनल मेडुला। तो मेडुला एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनल। देखिए, ये सिर्फ अपने हमसायों को भी स्टिमुलेट कर रहा है। इधर कहता है एल्डोस्टेरोन को तू भी शुरू हो जा, और उधर से किसको कह रहा है, एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को कह रहा है कि तुम भी इंक्रीज हो जाओ। जब एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इज क्लियर? अच्छा, ऑन द अदर ऑन ब्लड सेल्स, ऑन ब्लड सेल। बेटा जरा थोड़ा सा इसे समझना कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, ब्लड सेल्स की बात कैसे करेंगे। देखिए, वो कहता है कि आपके जो ये स्टीरॉइड्स, ये कार्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, ये कार्टिसोल है, करता क्या है, ब्लड सेल पे क्या करता है। देखिए, ब्लड सेल में आपके पास क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, और क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ओके, ठीक है। तो पहला काम तो ये करता है कि रेड ब्लड सेल को बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, ये आरबीसीज को भी बढ़ा देता है। अच्छा, अब वाइट ब्लड सेल के क्या होते हैं, याद रखने के लिए, ये देखिए, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। वाइट ब्लड कितने किस्म के होते हैं, 2 तरह के। क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट
साइड। ये देखिए ये इसका ग्रेन्यूल में अगर दाने दाने होंगे ना, ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे, तो ये वाइट ब्लड सेल ग्रेन्युलोसाइट्स होगा, जिसका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा वो एक ग्रेन्युलोसाइट होगा। इसको याद करने के लिए ग्रेन्युलोसाइट्स को ये याद करें निब, NEB निब, और इसको क्या करें ml मिलीलीटर, तो इस तरह लिख दो NmL। ये न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल ये भी वाइट ब्लड सेल है। असिनोफिल ये भी वाइट ब्लड सेल है, और बेजोफिल ये भी वाइट ब्लड सेल है। ओके, समझ आइए। ये M क्या है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट, और L क्या है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इसका मतलब है ये सारे ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट भी ब्लड सेल्स हैं, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल। अब ये कार्टिसोल करता क्या है, आरबीसीज को भी बढ़ा देता है, डब्ल्यूबीसीज को भी बढ़ा देता है, लेकिन कुछ को काम भी करता है। देखिए ये जो N है ये क्या है, न्यूट्रोफिल है, ये क्या है, न्यूट्रोफिल है, और M क्या है, मोनोसाइट है, और एक आरबीसीज है। इन तीनों को ये बढ़ा देता है, इन तीनों को। मेरे बच्चे समझ आइए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, असिनोफिल, बेजोफिल और मोनोसाइट को कम कर देता है, याद रहेगा। लिम्फोसाइट को भी कम कर देता है, तो इसलिए आपके जिस्म की इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। जब असिनोफिल खत्म हो जाए ना, तो फिर आपके अंदर वो जो है ना बाकी भी डिफेंस सिस्टम भी वीक पड़ जाता है। तो इसलिए स्टीरॉयड के ये साइड इफेक्ट है कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, आपका डिफेंस सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ओके, अच्छा फिर देखिए, अब ये देखिए, अब पढ़े ना, अब देखिए अब याद हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कोई MCQs आ जाएगा, अब आपको नहीं भूलेगा। आप कहेंगे कि सर ने कहा था आरबीसीज को भी बढ़ा देता है, WBCs को भी बढ़ा देता है, लेकिन WBCs में किन को बढ़ाता है, किन को कम करता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स को बढ़ा देता है, जबकि लिम्फोसाइट, असिनोफिल, बेजोफिल इनको कम कर देता है। देखिए ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मैंने पहले कहा कि ये एंजियोटेंसिनोजन को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अपने साथी को एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को भी स्टिमुलेट करके ब्लड प्रेशर को। हाँ, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि वेस्कुलर सेंसिटिविटी, ये उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ऑन ब्लड सेल्स, ऑन ब्लड सेल्स, जो ब्लड में सेल होते हैं, इंक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। जब प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम भी कम हो जाता है, कोगुलेशन टाइम भी कम हो जाता है, यानी कि खून का जैसे कट लगेगा और फौरन वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, उसका बहाव रुक जाएगा। ओके, डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, WBCs, लिम्फोसाइट, असिनोफिल एंड बेजोफिल क्या हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड आरबीसीज ये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको, ये सिर्फ मुश्किल पड़ा था। कार्टिसोल के, कार्टिसोल का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, कहता है अगर कार्टिसोल की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो हमारे जिस्म में क्या हो जाएगा। देखिए एक तो रेस्टलेसनेस होगी, दायरे ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हम एक्टिव नहीं होंगे, हमारे जिस्म में रेस्टलेसनेस के एक रिस्पांस होगा। ओके, और इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब क्या होता है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, और किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं देगी। देखिए फिर बता रहा हूँ कि अगर कार्टिसोल की कमी हो जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर 3 किस्म के इफेक्ट होंगे। नंबर 1 क्या होगा जी, रेस्टलेसनेस होगी। नंबर 2 क्या होगा, इसकी बदौलत इंसोम्निया का अमल होगा। नंबर 3 जो होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ओके, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि काफ, और एक अगर एक्साइटेशन भी कर सकता है कि वैसे जैसे है कि डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी हो जाती है, एक्साइटेशन भी हो जाती है ऑन द CNS पेप्टिक अल्सर, CNS पेप्टिक अल्सर की कंडीशन भी हो सकती है कार्टिसोल की वजह से। ऑन बोन्स, देखिए जी आपके बोन्स हैं,
बोन्स के अंदर कैल्शियम होगी तो बोन्स मजबूत होंगे, अगर बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो ये क्या करती हैं, तो अगर आपके पास कार्टिसोल की एक्सेस अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसने हड्डियों को कमज़ोर ही करना है। वो कैसे बना, काज ए डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द मैट्रिक्स, प्रोटीन मैट्रिक्स, जो हड्डियों में जो प्रोटीन मैट्रिक्स होगी वो डिफॉल्ट हो जाएगी, वो सही नहीं बनेगी। नंबर 2, इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर देगी द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि ये बोन्स हैं तो इसके ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन को कम कर देगी। अच्छा, इट इंक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम, आपके पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से क्या होगा, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से कैल्शियम की एक्सक्रीशन की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी यूरिन से। इट डिक्रीजेज द डिपोजिशन फ्रॉम द, अगर आप कोई खुराक पी लेते हैं, मिल्क पीते हैं, तो GIT ट्रैक से कैल्शियम जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो ओवरऑल ये कैल्शियम किलर ही समझ लें कि कैल्शियम को ना तो अब्जॉर्ब होने देता है ना डिपॉजिट होने देता है, ठीक है, उससे हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ओके, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो। अच्छा, इफेक्ट ऑन द इन्फेक्शन, ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि ये लिम्फोसाइट्स को कम करता है। लिम्फोसाइट आपके जिस्म में इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुज़ाहमत पैदा करते हैं, तो इससे मुज़ाहमत का अमल ख़त्म हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन एंड ट्रामा, तो ट्रामा जख्म में ये जो होते हैं ना उनको अफेक्ट करता है। कैसे करता है, कहता है कि अगर लार्ज डोज हो किसकी भला, कार्टिसोल की, इट डिक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना वो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। जब एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं तो फिर कोई जरासीम आता है तो उसको किल कर देते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ओके, फिर कहता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, और वजह क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू की डिस्ट्रक्शन की वजह से एंटीबॉडीज नहीं बनते, तो स्टीरॉइड की वजह से इम्यूनिटी जो है में कम हो जाती है। ओके, फिर कहते हैं इट डिक्रीजेज द टिश्यू रिस्पांस टू बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया है तो टिश्यू का रिस्पांस उसके ऊपर अब चेंज हो जाएगा। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, देखिए जिससे भी कोई खारिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इसको स्टीरॉइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर इट इज़ यूज एज एंटी एलर्जिक, अगर किसी पेशेंट को एलर्जी भी हो ना तो फिर भी स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं, तो ये एंटी एलर्जिक का काम भी करता है। और इट डिलेज द वुंड हीलिंग, ज़ख्म को, क्यों कि इसने प्रोटीन मैट्रिक्स को है ना डिफेक्टिव कर दिया था, तो इससे प्रोटीन जो है अपना वुंड हील, और इसके अंदर जो है ना वुंड हीलिंग का अमल भी कम हो जाता है। ओके, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ कार्टिसोल पढ़ा, डिटेल के साथ पढ़ा। तो इस जो बोर्ड पे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पढ़ा कि अगर लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, आपके पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो जाएगी, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्साइटेशन, अल्सरेशन हो सकती है, और ऑन द बोन एसेक्स अमाउंट जो है ना वो उसको वीक कर देती है, कैल्शियम की डिपोजिशन को कम कर देती हैं, कैल्शियम के लॉस को भी बढ़ा देती हैं, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को ये कम कर देती हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, लिम्फेटिक टिश्यू को डैमेज करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी काम करते हैं, एंटी एलर्जी के तौर पे भी काम करते हैं, और वुंड हीलिंग को भी डिले करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कार्टिसोल। ओके, और इसके बाद हम इंशाल्लाह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पढ़ेंगे, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हार्मोन्स का चैप्टर है वो आपके बायोकेमिस्ट्री में भी इंक्लूड है और फिजियोलॉजी में भी इंक्लूड है। फार्मेसी टेक्नीशियन में सवाल तो एक ही आता है, तो हमने कोशिश की है कि दोनों को इकट्ठा कर लें। तो कल हम जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पढ़ लेंगे तो हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह।